हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारे घर में हम जो भी जैसे आटा खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो चपाती किससे बनती है? आटे से बनती है। आटा कहाँ से आता है? गेहूं को पिसाने से बनता है आटा। और गेहूं कहाँ से आती है? गेहूं को हम खेतों में उगाते हैं, गेहूं के पौधे, फिर उससे फसल बनती है। फसल किसे बोलते हैं? फसल जब एक ही टाइप के पौधों को बड़ी संख्या में लगाया जाता है तो उसे हम फसल बोल देते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में कि फसल कैसे उगाई जाती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे बुआई होती है, कैसे सिंचाई होती है, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद एंड में हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल के आता है, जैसे आटा आया हमारे पास, वो गेहूं को पीसने के बाद गेहूं की बुआई हुई, सिंचाई हुई, ये सब जो भी प्रोसेस है फसल का उत्पादन का, वो होने के बाद हमारे पास पहुंचता है। तो यही हम सब कुछ इसके अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चैप्टर को समझने के लिए एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो आप अपना कॉपी पेन बुक को साथ लेकर बैठें ताकि जो भी मैं अंडरलाइन करवाऊंगी वो आप अंडरलाइन कर सकें या फिर कॉपी में लिख सकें, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध की। फसल किस तरह से उगाई जाती है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, प्रबंध कैसे किया जाता है। अब हमें पता है कि पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो मनुष्य को अपना भोजन किससे मिलेगा? या तो जंतुओं से मिलेगा या फिर किससे मिलेगा? पौधों से मिलेगा। और जो जंतु हैं वो भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो इनका स्रोत क्या है? जो भी भोजन हम खाते हैं उसका स्रोत या तो पौधे होंगे या फिर उनका स्रोत होगा जंतु। सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों में किया जाता है। जैसे जो भी हम भोजन खाते हैं उसका उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे होगा उसका उपयोग? जो भी हम अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो पचेगा भी, श्वसन भी होगा, श्वसन में सांस लेना, और उत्सर्जन जो एनर्जी है, एनर्जी भी हमारे अंदर आएगी अगर हम खाना खाएंगे। तो इसीलिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। और ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि हम भोजन ग्रहण करते हैं ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, ताकि जो भी हमारी शरीर है उसके जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनकी मरम्मत हो सके और हमें ऊर्जा मिल सके और हम इजीली सारे काम कर सकें। इसीलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। अब बहुत सालों पहले जब मनुष्य के पास घर नहीं होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, अपने भोजन के लिए या फिर रहने की जगह ढूंढने के लिए घूमते रहते थे। तो वो उस टाइम पे क्या खाते थे? पेड़ों से कच्चे फल खा लिए या फिर सब्जियां खा ली, और या फिर वो अपने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार भी करते थे। तो उसकी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया, और खेती में चावल, गेहूं, जो बाकी फसलें हैं, धीरे धीरे उनका उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो और जब कृषि करनी शुरू कर दी तो एक ही जगह पर रहना भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से कृषि का आरंभ हुआ। अब हमने क्या बात की थी ये पहले भी, जब एक ही किस्म के पौधों को, जैसे गेहूं का एक पौधा लिया और उसको मैंने बहुत बड़े एरिया में उगा दिया, ठीक है, तो गेहूं के बहुत सारे पौधे उगा दिए, तो उसे क्या बोलते हैं? हम फसल बोल देते हैं। जब तो गेहूं एक फसल होगी, गेहूं का खेत होता है, वहाँ पे बहुत सारे गेहूं के पौधे लगे होते हैं, तो उन्हें बोल देंगे हम गेहूं की फसल। तो और जैसे और भी अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, जैसे कि सब्जियां, ठीक है, फल, तो इस तरह की अलग अलग फसलें होती हैं। और हमारा जो भारत है वो इतना बड़ा है, वहाँ पे हर टाइप का मतलब टेम्परेचर है, हर जगह की अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग ह्यूमिडिटी है, अलग अलग उसकी जो जलवायु की परिस्थितियाँ हैं। वर्षा कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं गर्मी नहीं पड़ती, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ हैं। तो हर जगह का
अलग अलग तापमान रहता है, तो इसीलिए देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती। अब फसलों को दो भागों में बांटा जाता है, एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल। देखो, जो खरीफ की फसल होती है वो जून से सितंबर के बीच में बोई जाती है और इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। और जो खरीफ की फसल है वो कौन कौन सी होती हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी जो भी फसलें हैं वो खरीफ की फसल कहलाती हैं। और इसके दूसरी कौन सी होती है हमारी? रबी की फसल। ये सर्दी के मौसम में उगाई जाती है, शीत ऋतु में। और इसमें कौन सी आ जाती है? गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी, ये सारी रबी के उदाहरण हैं। और दालें और सब्जियों की बात करें तो वो गर्मियों में उगाई जाते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी फसल होगी? फसल को दो भागों में बांटा गया है, एक होगी खरीफ की फसल, एक होगी रबी की फसल। खरीफ वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जून से सितंबर में, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। और रबी जो है वो सर्दियों में उगाई जाती है, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सारी खरीफ और रबी की फसल हैं। अब हम पढ़ते हैं आधारिक फसल पद्धतियाँ। तो बच्चों देखो, हमारे जो देश है, देश के अंदर बहुत सी ऐसे गांव हैं जहाँ पर क्या है की जाती है? कृषि की जाती है। तो जो आजीविका का एकमात्र साधन है वो कृषि है। बहुत से लोग गांवों में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं, या गेहूं उगा लेंगे, धान उगा लेंगे, इस तरह से फिर उसको लाके मंडियों में बेचेंगे। और फिर शहर में जाके जब वो मंडियों में बेचते हैं तो वहाँ से उन्हें आमदनी होती है, जिससे वो अपना घर का खर्चा चलाते हैं। तो अब जो कृषि उन्होंने की वो क्या की? इसीलिए जो कृषि की जाती है बड़े पैमाने पे की जाती है। अब बड़े पैमाने पे कृषि करनी है और उसको आगे जाके मंडियों में बेचना है, तो उसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। वो जो प्रक्रिया है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि उन स्टेप्स के अंदर आ जाएगा मिट्टी को तैयार करना। जैसे मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, फिर खाद और उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, फिर खरपतवार भी उग जाती है उसमें, उससे सुरक्षा करना, फिर उनकी कटाई करना और कटाई करके भंडारण करना। फिर उसको जब भंडारण कर देते हैं, फिर वहाँ से जो भी फल सब्जियां हैं या फिर गेहूं चावल हैं, जो भी फसल है उसको फिर आगे मार्केट में से लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है। तो हम अब इस सारे जो भी प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करना, किसी भी फसल को उगाने से पहले क्या की जाएगी कि मिट्टी को ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारी जो फसल है वो अच्छे से फले फूले, वो अच्छा जो हमारे पौधे हैं वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ें। तो इसीलिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करना मीन्स मिट्टी को पोला बनाया जाता है। जो गांव में बच्चे रहते हैं उनको पता होगा कि मिट्टी को उलट पलट किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मिट्टी को ढीला किया जाता है। उसके लिए अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है। अब ये समझना ज़रूरी है कि मिट्टी को पोला बनाना ज़रूरी क्यों है, क्यों बनाते हैं मिट्टी को पोला? मिट्टी को पोला इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर वो पोली मिट्टी होगी तो उसमें जो केंचुए हैं और जो सूक्ष्म जीवी हैं वो वृद्धि करने में सहायता मिलती है। जब वो उसके अंदर पनपेंगे तो वो क्या होते हैं, उनको किसानों का मित्र कहा गया है। किसानों का मित्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये ह्यूमस बनाते हैं और जो भी इनका जो जैसे यूरिन वगैरह है वो उसके अंदर छोड़ते हैं, तो वो खाद का काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मिट्टी को पोला करना आवश्यक है। इसके साथ साथ जो अगर मिट्टी है तो पोली का मीनिंग उसके अंदर क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। मिट्टी की जो पानी को सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ अगर पानी को सोखने की क्षमता बढ़ेगी और जो गैसें का भी जो आदान प्रदान होता है वो भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। साथ में जो जड़ें होती हैं, जो मिट्टी के अंदर गहराई में धसी हुई पौधे की जड़ है, वो भी आसानी से श्वास लेने में
उसे भी आसानी होगी। इसके अलावा मिट्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो पौधों के लिए बेनिफिशियल होती हैं। मिट्टी में हमने पहले भी पढ़ा है, खनिज होता है, जल होती है, वायु और कुछ सजीव भी होते हैं। और इसके साथ साथ जो पौधे मुरझा के नीचे गिर जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, तो उनसे भी पोषक तत्व मिलते हैं पौधों को। और या फिर कोई जीव जंतु मर गया, उससे भी जो पोषक, वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं, उससे भी पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे पोषक तत्व पौधे अवशोषित कर लेते हैं। तो जब इसको मिट्टी को उल्टा पलटा करते हैं, तो पोला करते हैं, तो जो पोषक पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, नीचे से ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद फिर पौधे इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि मिट्टी को पोला करना क्यों ज़रूरी है। तो उसको पोला करने के लिए कुछ मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं। कैसे की जाती है उसको पोला करने के लिए? जो भी हम प्रक्रिया यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं जुताई। जैसे हल जोतता है, किसान को कहते हैं ना, किसान हल जोतता है। तो हल जोतने का मतलब वो क्या कर रहा होता है, उस टाइम पे मिट्टी को ढीला कर रहा होता है, मिट्टी को पोला बना रहा होता है। तो जो हल होता है वो लकड़ी का या फिर लोहे का बना होता है। अगर हमारी जो खेत की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी है, तो उसको क्या करते हैं, ताकि आसानी से हल चल सके, तो उसको थोड़ा गीला कर लिया जाता है। तो पानी देते हैं उसमें, खेत में वो गीली हो जाती है, उसके बाद आसानी से उसकी जुताई हो सकती है। और अगर देखो खेत के अंदर बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हुए, तो हमारी जो पौधे हैं वो नहीं उग पाएंगे, पौधे लगाने में हमें दिक्कत आएगी। तो इसीलिए उनको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और जो हमारी जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल समतल हो जाती है। और जब हमारी मिट्टी समतल हो जाएगी, फिर उसके अंदर क्या डालते हैं, खाद भी डाल देते हैं। खाद डालेंगे, और जब खाद डालेंगे तो पोला करते, जब हल चलेगा उसके अंदर, तो खाद भी मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। जब वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो हमारा जो पौधे हम उसके अंदर लगाएंगे मिट्टी में, तो वो उनको जो पोषक तत्व है बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब कौन कौन से कृषि औजार हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जुताई के लिए? तो जुताई के लिए हम यूज़ करते हैं, हल यूज़ कर लेते हैं, कुदाली और कल्टीवेटर। जो हल और कुदाली हैं ये पुराने ज़माने में भी यूज़ किया जाता था। तो जो हल होता है, ये सबको पता ही होगा कि इसकी में क्या होता है कि जो किसान है, जैसे ये है हमारे पास चित्र, इसके अंदर जो किसान है ये बैलों का यूज़ करता है हल जोतने के लिए। बैलों के ऊपर ये एक डंडा टाइप है, ये रखा होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, जोत बोला जाता है। और ये जो तिरछा लगा हुआ है इसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे खाद के लाभ, सिंचाई, अलग अलग तरह से सिंचाई किस तरह से की जाती है, और फिर उसके बाद भंडारण कैसे किया जाता है किसी भी फसल का। तो ये है, और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.